कि आसपास तो सबका कोई ना कोई बंदा या बंदी, जैसे वो मेंशन करते हैं, सब है, मेरा ही कोई नहीं है, तो एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट? उन्हें ऐसा लगता है? I am the trendsetter. राइट, I am the trendsetter. ब्यूटीफुल. That I have better things to do right now. आपकी सेक्सुअलिटी आप पहले खुद डिटरमिन करते हो. जिन सब्जेक्ट्स में आप आसानी से पढ़ के नंबर भी ठीक आ जाते हैं बिना बहुत मेहनत किए, वो आपका एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है, उस पे फोकस करो. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो खराब है उस पर फोकस करते हैं और अपने बारे में और बुरा फील करते हैं. बहुत ज्यादा घरों में बच्चों को ये सब नहीं सिखाया जाता कि वो उन्हें खुद को एक्सेप्ट करना है या फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट. आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते. आप पोजेसिवनेस यंगस्टर्स मान के चलते हैं, ये तो प्यार है. जुनून है तेरे नाम वाला जुनून. जो भी मेरे चाइल्डहुड के इश्यूज हैं, क्या वो मेरे रिलेशनशिप में जाके ट्रिगर्स बनते हैं? इफ यू आर स्टक समवेयर, आई एम देयर टू हेल्प यू. होता क्या है, सारा हम करेंगे. हम है ना. पहले तुम्हें क्या पता है? अभी तुम्हें क्या पता है? एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स, ये क्या होते हैं? नेहा, मैं एक सिंपल सी एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलूंगी. मैं इन चीजों में यंगस्टर्स ना पढ़ें तो बहुत अच्छा है. जितना मैं नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ती हूँ इंटरनेट पे, मुझे लगता है कि मैं खुद भी तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ. कहीं ये भी तो नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े फीचर्स आपको सब में मिलेंगे. Hi everyone, welcome back to my channel. So today I'm super excited to have Dr. Madhumati Singh, psychologist and a numerologist on my channel. She's a practicing psychologist from 34 years now. So I'm super excited to get into the conversation. Welcome to the channel, ma'am. Thank you, Neha. I'm equally excited. Thank you so much. So, ma'am, मेरा जो audience है वो 18 to 24 years of age का है ज़्यादातर. तो उनके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और दुख जो उनको देता है वो है रिलेशनशिप्स और डेटिंग. तो कल ही मैंने एक Q&A अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे और मैंने फिर पूछा क्वेश्चंस. तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया सबसे पहला कि मैम, टीनेज में हमें डेटिंग करनी चाहिए क्या? डेट करें या नहीं करें? तो आप इस पर क्या कहते हो? बहुत अच्छी बात है. ये किसी ने पूछा है, वही एक तरीके की अवेयरनेस है और जानकारी, या एक तरीके का क्यूरियोसिटी. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन rather than just assuming things और फिर हम जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ाते देते हैं. टीनेज का मतलब है 12 साल से 11-12, ट्वीन्स होता है 11, उसके आगे हम टीनेज की बात करते हैं. उस क्वेश्चन जो जिसने भी बोला है, उसका सिंपल सा जवाब है कि आप 3rd क्लास की पढ़ाई आप कर रहे हो और आपको 12वीं तक की सिलेबस की जानकारी आप करना चाह रहे हो, तो इट इज़ एज लॉफ्टी एज दैट. मतलब इतना ज़्यादा चैलेंज है. आपका क्वेश्चन कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका एक बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है नेहा मेरे हिसाब से. जो स्टूडेंट कम्युनिटी क्या होती है, हम बच्चे जब स्कूल में होते हैं फ्रॉम क्लास 1 to 12th विच इज़ 18+, उनका हम अगर आधार कार्ड भी देखें तो उनके वोकेशन पे लिखा होता है स्टूडेंट. राइट. और हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, जो हम अपने वेदों में भी जाएं, हम अपने पुरातन उसमें भी जाएं. देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्टेज फॉर एवरी लाइफ स्टेजेस होते हैं लाइफ में. सो जो लाइफ स्टेजेस हैं उसमें किसी वजह से वो चीज़ रखी है कि जिस लाइफ स्टेज का जो टाइम है वो आप उस प्रक्रिया में लगाएं, तो आपका जो आउटकम है, जिस स्टेज के लिए आप वहाँ हो, वो ऑप्टिमल होगा. तो स्टूडेंट लाइफ का बेसिक काम है अच्छे मार्क्स लाना, फुल ओवरऑल डेवलपमेंट, और अपने को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाओ और अपने आप के पोटेंशियल को समझो. यही एक स्टूडेंट लाइफ है. राइट. यहाँ पे रिलेशनशिप समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ गया, क्योंकि रिलेशनशिप का तो अभी टाइम ही नहीं है. यू आर इन योर ब्रह्मचर्य स्टेज, स्टूडेंट लाइफ में हो. गृहस्थ आश्रम हम लोग नॉर्मली कहते हैं 21 साल के बाद का एक स्टेज होता है. और 21 साल की वजह यह है कि आपने ज़्यादातर अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली होती है और कंप्लीट करने वाले होते हो. आपका करियर चार्ट मोर और लेस सॉर्टेड है. आपका तब ध्यान जाता है कि हाँ, अब हमें गृहस्थी बसा लेनी चाहिए. सो विद इन दिस लॉजिक, नेहा, I hope I'm able to answer this person's question कि स्टूडेंट लाइफ इज डेडिकेटेड टू स्टूडेंट लाइफ. और ये कंफ्यूजन आया कहाँ से? ये 2-3 वजहों से आता है. एक तो होता है सोशल प्रेशर. राइट. अच्छा, सोशल भी कैसे बना? आप अगर 3-4 जनरेशन पहले देखें तो देयर वाज नो सच. एवरीथिंग इज लाइक वी आर इवॉल्विंग. सर्टन थिंग्स कुछ वेस्ट से आया है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन है. सो सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं.
मुझे अभी भी याद है नेहा, हम लोग अगर 2 डेकेड्स पहले भी जाएं तो उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाज अ मैटर ऑफ discomfort and shame. Oh my god, you are. So now it's the other way around. If you don't have, अगर नहीं है आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो आप वैकी हो या आप क्वर्की हो, तो वो एक पेयर प्रेशर हो गया. दूसरी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक तरीके की वो जो हम कहते हैं ना, दिमाग का फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो जाता है, right. जहाँ पे आपकी इंक्लिनेशन ही उसमें जाती है कि अरे कितना सुंदर आदमी है, कितना सुंदर लड़का है, अरे दिस गर्ल इज सो प्रिटी, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेज ऑफ द हार्मोनल सर्जेस, द टेस्टोस्टेरोन लेवल, द सेक्स हार्मोन्स. बॉयज में ज्यादा होती है, आपको पता होगा सेक्स अर्जेस बॉयज में, आपको पता है पीक कब होती है? पीक इज एज 16 to 18, दैट इज देयर पीक. तो हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग अ वर्ड, देयर इज अ डी वर्ड, डी हेड बोलते हैं, राइट? मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी. उसका एक्चुअल मतलब ये है कि टीनेज बॉयज के दिमाग में, बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन लेवल, दैट्स ऑल दे थिंक अबाउट, दैट्स ऑल. सो that is part of the hormones, but the important part is that how do you channelize that particular hormone, because it's not just sex, it is energy can also be getting into sports, finding out new skills for yourself. एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, तो हार्मोनल चेंजेस आ गया. गर्ल्स में भी आते हैं वो चेंजेस, हमारे शरीर चेंज हो रहा होता है. वी फील दैट वी बिकमिंग मोर ऑफ अ वुमन, स्पेशली मेनार्शे के बाद, जब मतलब पीरियड्स के टाइम के बाद का, सडनली द गर्ल स्टार्ट्स फीलिंग दैट आई एम ग्रोन अप नाउ. सो हार्मोनल चेंजेस है. और तीसरी चीज होती है सेल्फ डिस्कवरी एंड क्यूरियोसिटी. हम तो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल द कैट. तो ये वो क्यूरियोसिटी होती है, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वजह ज़्यादा होती है कि डेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो उम्र से पहले आजकल के युवकों में पाया गया है. जैसे आपने 3 ये पॉइंट्स मेंशन करे, फर्स्ट वाला सेम मेरे पास कल क्वेश्चन था कि अगर मतलब मैंने कभी डेट नहीं किया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा फोमो होता है कि आसपास तो सबका कोई ना कोई बंदा या बंदी, जैसे वो मेंशन करते हैं, सब है, मेरा ही कोई नहीं है, तो एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, तो उन्हें ऐसा लगता है. और जैसे ही हार्मोनल चेंजेस का कहा, और 16 to 18 आपने मेंशन किया, और वही एज होती है जब बिल्कुल करियर पे फोकस करना है, और वही एज है जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे थोड़े हो रहे हैं, तो उसको हम चैनलाइज मतलब क्या करें उसके लिए? वो हो रहा है ना, राइट? इट जस्ट हैपनिंग. एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेक्ट. कैसे करें चैनलाइज, कैसे करें? देखिए, पहली चीज तो क्या होती है, क्यूरियोसिटी जो हमने बात की थी, एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन. इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी सेक्सुअलिटी आप पहले खुद डिटर्मिन करते हो. आपका पार्टनर आपकी सेक्सुअलिटी नहीं डिफाइन करता है. बच्चों के या यंगस्टर्स के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, अलग है. ओ, डू आई डू दिस राइट, इज दिस सपोज्ड टू बी डन? दैट्स नॉट सेक्सुअलिटी, दैट इज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम योर पार्टनर. And that is a mess up. That's a huge mess up. क्योंकि आपके पार्टनर 10 जवाब देंगे, आप उसमें क्या हो? So, sexuality, exploration of sexuality means what? Sex word का मतलब ही लोग सोचते हैं it's the private parts. It's not. Sexuality is feeling comfortable in your own skin. इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को, वो जो टीनेज बच्ची जो स्कूल में जाती है, वो जब यूनिफॉर्म पहनती है, अपने आप को शीशे में उसने देखा, उसको अपने बारे में क्या लगता है? That's sexuality, and that's similar to self-esteem. So people ask me, youngsters, हम लोग जब workshops करते हैं कि self exploration का क्या मतलब है? It basically means educating yourself first about your, like I said, what are your good points? What are the things you're happy about? And what are the things you need to work on? For example, somebody can say that I am little overweight. Aajkal weight is an issue. Earlier it used to be underweight issues. Right. 3 decades back. Right. Now, so work on being mindful with your diet. 1. आपके अगर बाल ब्राउन हैं और आप उसको कोई और कलर चाह रहे हो, तो आप अपने बेसिक्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. If you have a particular skin tone, or you have a hair tone, those are you are predisposed to it. You can't change them. So get to like them.
हर you'll be surprised, the prettiest of girl doesn't like her nose for some weird reason. The tallest of persons will always be wearing high heels. हम ये बोल रहे हैं कि self love. What I'm basically trying to come to Neha is self love, which means whatever you are, you like yourself. External, अभी तो हम external की बात ही कर रहे हैं. Right. External में जो चीज आप change कर सकते हो for your betterment, please change it, but accept what you are externally. Now comes internally. Internally में भी वही characteristics आते हैं कि आप अगर आपकी पढ़ाई अगर आप lag कर रहे हो, let me tell you, youngsters who academically are lagging behind, उनकी self esteem खराब होती है. They are seeking approval from various other ways. Attention seekers होते हैं, validation centric होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो academics है वही उसी institution में तो हो आप जिंदगी के उस स्टेज पे हो जहां आपके मार्क्स, आपके academic performance, आपके इस समाज, उस क्लास में आपकी जगह क्या है, टीचर्स आपको क्या, एग्जैक्टली सेल्फ एस्टीम. सो बीइंग अ गुड स्टूडेंट, इफ देयर इज अ सब्जेक्ट यू आर लैगिंग इन. अच्छा, एक और चीज होती, सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का होता है, अरे मैम मेरे ये वाला सब्जेक्ट मेरा ठीक नहीं है, मैं तो इसमें बहुत कोशिश कर रही हूँ, ट्यूशन भी रखा है. मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही चल रहा था जब आप ये बोल रहे थे कि एंड नॉट जस्ट सब्जेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी बहुत ज्यादा एकेडमिकली बहुत एक्सेल नहीं किया मैंने, तो मुझे हमेशा यही, और मेरे को बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम इश्यूज रहे. और जब आपने एक्सटर्नल वैलिडेशन बोला, आई कुड कम्प्लीटली रिलेट टू इट, क्योंकि अगर मैं उस फेज में आई कि मैंने डेटिंग को एक शॉट दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप क्लास में बहुत अच्छा नहीं करे, आपका सेल्फ एस्टीम पूरा, तो एक चीज आपको वैलिडेट करती है एक्सटर्नली कि ओके आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड और आई एम बीइंग लव्ड, जो भी हमारी लव की डेफिनेशन उस टाइम पर होती है. Correct. पर अगर बात आती है कि एकेडमिकली एक्सेल करने की, आई वॉज नॉट एकेडमिकली एक्सेलिंग. लेटर ऑन आई एक्सेप्टेड इट दैट आई एम अ क्रिएटिव हेड, आई शुड डू समथिंग आई एम गुड इन. आई वॉज सो गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर, पर उसको कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता था. अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गया है कि पेरेंट्स बच्चों को स्किल्स में सपोर्ट करेंगे. उस समय इतना कोई नहीं करता था, तो अब वो क्या करे, वो बच्चा वो नहीं है ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा. हाँ, बिल्कुल. देखिए, अगर आप अगर बेल शेप कर्व अगर आप लें, हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, यू नो द बिलो, बिल्कुल जो हम लोग वेरी बॉर्डर लाइन मे बी IQ इश्यूज, और हम बोलते हैं जीनियसेस, ये होते हैं बेल शेप कर्व के टू एक्सट्रीम्स. Majority of population fit within the average. That's why we have the bell shaped. Problem ये होती है कि हम अपने आप को accept करने में हमें problem होती है. We are not able to, for example, like you said, it came to me later that I'm a creative head, which means the same thing can be done earlier in life. How the youngsters can do earlier in life is, जिन subjects में आपका aptitude, जिसमें आप आसानी से पढ़ के अच्छा लगता है और नंबर भी ठीक आ जाते हैं बिना बहुत मेहनत किए, वो आपका एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है, उस पे फोकस करो. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो खराब है उस पे फोकस करते हैं और अपने बारे में और बुरा फील करते हैं, और जो अच्छा है वो भी कम हो जाता है. हाँ, वो भी सफर करता है. सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज बिलीव, देखिए, सेल्फ एस्टीम हैज नथिंग टू डू विद अ परफेक्ट पर्सन. इट हैज टू डू विद फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट. And what you are not so good at, let it be. Perform at minimum. For example, lot of times, आजकल पता है नेहा, youngsters ये जो 20s और mid-20s वाले, इन लोगों ने एक शुरू किया, they feel that they're socially awkward. They have socializing problems. बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अभी ये. Now, when I look at them and when we profile them, भाई तुम IT में हो, तुम्हारा ज़्यादा टाइम डेस्कटॉप पे चलता है, you are programmer. Who told you that you need to socialize equally as much as Neha is doing or Abhishek is doing? कहाँ है ये benchmark? So redefining that what you think is important because others say so may not be the case. So simple सी चीज, concept like I said to you, self, आपका self internal और external आप accepted जब feel करते हो, और वो आपके थ्रू ही आएगा. Sometimes it also helps to get to know from teachers, friends, parents, by the way. जो जहाँ strict parents होते हैं, जितना तुम करो वो कम है, वो थोड़ा सा critical मामला है. We are looking at the child is always struggling कि am I a good child now? That can be a problem, and we do talk about demanding parents, which is not a good trait. But otherwise, ये जो self-esteem है ना, ये एक it's like a complete
बुक इन इटसेल्फ. आपको फिर कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. बी फ्रेंड्स, हैव फ्रेंड्स. आई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ये ऑल गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल, डजंट मैटर. देयर इज नो सच प्लस एंड माइनस बोथ वेज, क्योंकि आपकी वो स्टेज नहीं है टू ट्राई एंड फाइंड आउट द अदर जेंडर. नाउ फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की बुक्स होती हैं, उसको पढ़ो भाई. उसको तो समझ में आया नहीं आपको कि वेयर इज द वजाइना एंड व्हाट इज द सर्विक्स. वो तो आपने पढ़ा नहीं. ग्लैंड्स क्या होते हैं तो पता ही नहीं आपको. क्या ग्लैंड्स होता है, क्या फोरस्किन होती है, nobody, they haven't read because so that is awareness. When you get aware that these are our sexual organs, this is our hormonal things. In fact, intercourse सब कुछ लिखा होता है. There are diagrams given there. There's nothing which is left to intrigue कि आप ना हक्के बक्के सोच रहे हो इस दुनिया में होता क्या है. ऐसा तो है नहीं. So आजकल की जनरेशन को तो वैसे भी सारा पहले से ही पता होता है. सारा कुछ पता है thanks to YouTube. Everything is YouTube, Google. Right. Absolutely. Then what is the curiosity is the question. So it is more, I think, like I said to you, it's a kind of distraction. Also this FOMO-centric thing that अरे मैं पीछे ना रह जाऊं. किस में पीछे ना रह जाऊं? बॉडी काउंट में. वो भी आजकल एक नया चीज समझ में आ रहा है. ये बॉडी काउंट आपके सीवी में आता है क्या? मुझे ये 2-3 दिन पहले ही मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही थी, मैंने पहली बार ये शब्द सुना कि ऐसा भी कुछ होता है. मैंने कहा लोग काफी आगे बढ़ गए हैं. काफी आगे बढ़ गए हैं. और मैं यही पूछ रही हूँ कि ये बॉडी काउंट आपको कहाँ हेल्पफुल होता है? कहाँ? इज इट पार्ट ऑफ योर सीवी और बस हमें ऐसा लगता है शायद कि मे बी दिस इज मेकिंग मी फील वर्दी. क्योंकि जैसे आपने एक चीज मेंशन करी कि हमें सेल्फ एस्टीम पे अपनी काम करना चाहिए या हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लिए अथॉरिटी फिगर्स आर आवर पेरेंट्स. हमें बचपन से नहीं पता कि मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है. ये हम कब सीखेंगे? जब कोई हमें सिखाएगा. और बहुत बार बहुत ज़्यादा घरों में बच्चों को ये सब नहीं सिखाया जाता कि वो उन्हें खुद को एक्सेप्ट करना है या फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट. क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी बहुत बार किस पे फोकस करते हैं. मैं अगर घर में आके बोलूँ कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं तो 80% पे पहले अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. पहले होगा कि बाकियों के कितने आए हैं, इतने कम क्यों आए हैं. यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ. एंड इट टुक मी it took me 26 years of my life to make me understand that I'm good enough. And still I face those issues. तो वो बचपन से ही वो void रहा ना. वो तो मतलब कुछ लोगों को धीरे धीरे समझ आ जाता है शायद, या सही टाइम पे उन्होंने क्यूरोसिटी सही जगह पर दिखा के कि why it's happening, खुद पर काम करना क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया. पर जो नहीं सीख पाया और जो क्लूलेस है और जिसके पेरेंट्स ने उसको बताया ही नहीं कभी, अब वो तो लॉस्ट है ना. अब वो क्या करे अगर वो बच्चा अगर ये सुन रहा है तो. ठीक कह रहे हैं नेहा. यहाँ पर देखिए, जो चीज़ हम नहीं कंट्रोल कर सकते वो नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स नहीं बदल सकते. आप एक और सेट कहीं से ले आओ, ठीक है, घर का माहौल, आई अंडरस्टैंड. लेकिन मैंने ये भी छोटे शहरों में जो हमारे केसेस आते हैं, अनपढ़ पेरेंट्स जिनको, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे कर जाते हैं काम. कैसे? तो मेरी रिक्वेस्ट ऑडियंस बच्चों के साथ ये है कि घर में जो एडवाइस मिल रही है, दैट्स पार्ट ऑफ इट, वन पार्ट. इट डजंट डिटर्मिन योर फुल लाइफ. टीचर्स, प्रिंसिपल, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है. हम लोग 1950s की बात नहीं कर रहे. तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है नेहा, वो ब्रह्मचर्य में अपनी सेल्फ ग्रोथ पे होनी चाहिए. अपने पोटेंशियल जो अभी आपको लगता है 3 on 10 है, मेक इट 9 on 10. इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स, आई हैव नोटिस्ड दैट अ गुड परसेंटेज ऑफ देम, उनको क्या लगता है कि मैंने ना अपना स्टूडेंट लाइफ वेस्ट कर दिया. एंड आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, क्योंकि आप और चीज़ों में पड़ जाते हो. इट कुड बी एडिक्शंस, इट कुड बी वेस्टिंग मनी, मतलब पढ़ाई के अलावा सब कर रहे हैं. करेक्ट. सो पढ़ाई आपका एक टाइम है. तो देखिए, जो इस्तेमाल कर गया वो पर्सन क्या करता है, वो उन चीज़ों में तल्लीन हो जाता है. स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट में स्कूल से फिर इंटर स्कूल, फिर इंटर यूनिवर्सिटी, फिर उस नॉट ओनली जस्ट स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ यंगस्टर्स पिक अप हॉबीज, पिक अप सम स्किल्स कि अच्छा मुझे ये चीज़ सीखनी. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल, गाने का शौक है मुझे, चलो मैं सीखती. डांस. सो ये सब आप कब आपको मिलेगा? बाय द वे, ये ब्रह्मचर्य है, ये एक स्टेज है जहाँ आप
पूरे स्वार्थ के साथ अपने पर फोकस कर सकते हो, फिर ये वक्त नहीं मिलेगा पूरी जिंदगी भर। क्योंकि जब आपकी नौकरी लग गई, इट्स ओवर। माई टाइम इज ब्रह्मचर्य। दिस इज द टाइम जब आपको पूरी एनर्जी लगाओ आप। इट कुड बी लर्निंग अ लैंग्वेज, आजकल आपको पता ही है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड जॉब्स। राइट। व्हेन डू यू डू दिस? सो टाइम इज नाउ। एंड डेटिंग इज, मैं वो डेफिनेशन पढ़ रही थी नेट पे, मैंने कहा एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग, जो कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो मुझे नेहा डेटिंग का जो डेफिनेशन समझ में आया वो ये है कि ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें दो लोग मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और ये गेज करते हैं कि क्या हम लोग एक दूसरे के लिए प्रोबेबल इंटीमेट रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्या हम सूटेबल हैं या नहीं। सो दिस मेक्स सेंस, वेरी गुड, इट्स अ गुड थिंग। मैं तो बल्कि इसको बोलूंगी ये कोर्टशिप पीरियड होता है। हम अगर पर ये किस एज में हो रहा है ये थोड़ा देखना है। Exactly. अब 12 साल का बच्चा, 13 साल 14 साल का बच्चा क्या करेगा जान के सामने वाला पार्टनर। एब्सोल्युटली, मैं यही आपको कह रही थी कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये होनी कब चाहिए? दिस शुड बी वेरी सिंपली, एंड वी आर यूजिंग लॉजिक। जब आपका वोकेशन स्टूडेंट का खत्म हो जाएगा, आपका वोकेशन जो भी वोकेशन है, आप इंटर्न बन गए, तो आप उस पड़ाव में आ जाते हो जहां आप स्टूडेंट as your vocation is over. That is the time when you say, okay, now it's the next stage of my life. Exploration, finding a good person, सब करो. Dating is a good thing because वो जो एक concept है, उसमें आपकी खुद की आप फ्री होते हो अपनी चॉइसेस करने के लिए। वो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होता है। आप जब कॉलेज में कंप्लीट कर चुके होते हो, पहली चीज क्या होती है कि आपका ना प्रोफेशनल इंक्लिनेशन पहले ही आपके दिमाग में होता है, क्योंकि आप कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर चुके हो। यू ऑलरेडी नो, और यू हैव स्टार्टेड इंटर्निंग और स्टार्टेड बिगिनिंग जॉब। दैट मीन्स व्हाट कि आपका सेल्फ है ना, ये तो आपका सेल्फ है। राइट। नोबडी कैन स्नैच इट फ्रॉम यू। जब आपका सेल्फ एस्टैब्लिश हो गया, मैंने एक और पॉडकास्ट में मैंने बताया है, आई थिंक दिव्या जैन की पॉडकास्ट में, जब आप बिल्कुल परिपूर्ण, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, is when you're ready for the relationship. How can a teenager be prepared and complete in itself? उनका तो ना इतना ब्रेन डेवलप होता है, ना उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ना फाइनेंशियल, ना इमोशनल इंडिपेंडेंस है अभी। एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। खुद ही वॉइड है, तो कोई बाहर से आके नहीं भर सकता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि कोई स्विमिंग सीख रहा है तो पहले तो पैर पानी में डालते हैं, फिर हम कहते हैं शैलो एंड में छप छप करो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं डीप एंड। कब तो आप जंप करते ही आप समुद्र में चले गए तो आप डूबोगे ना। राइट। एंड दैट इज, आई एम सॉरी, इट्स साउंडिंग वेरी वेरी मॉर्बिड, बट डूबते हैं फिर, क्योंकि डूबने में मैंने फिर और भी चीजें समझी। मैंने कहा अच्छा 4-5 पॉइंट्स बना लूं मैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है डेटिंग के, एंड डेटिंग के डिसएडवांटेजेस बिफोर यू आर 21। देयर आर सो मेनी ऑफ देम। एज इन, हाँ, उसकी लिस्ट ज्यादा लंबी है। एडवांटेजेस तो मैंने देखे 3 चीजें ही हैं। डिसएडवांटेजेस इज दैट यू वेस्ट योर टाइम, आपकी एकेडमिक सफर करती है। सो नेहा इसीलिए चश्मा लगा लिया है, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, राइट? एंड इट इज गुड टू नो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. So I'll quickly go over them and then we can talk about them. Heartbreak, jealousy, and possessiveness. Low self-esteem. I'll talk about that. Distraction and poor academic performance. Time commitment. Academic decline. Increased risk of unhealthy behavior, which means pressure to indulge in sexual activities and leading to teenage pregnancies and other STD related issues and other health issues. Substance use, part of we coerce our partners. Exposure to abuse, it could be verbal, emotional, physical. Social isolation because of prioritizing of romantic relationship. Biggest टाइम ही कम है, और मैं तो एक और ऐड करूंगी, जो कलेश होता है घर में,
वो अलग। माँ बाप का वो तो नेक्स्ट लेवल का होता है, वो इस लिस्ट में नहीं लिखा हुआ। जो कलेश होता है विच इज अ हार्ट बर्निंग, एवरीबडी इज अंडर प्रेशर. सो इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेरी सिंपली व्हेन वी लुक एट इट वन थिंग एट अ टाइम, हम लोग कहते हैं एकेडमिक, सो वो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आपके पास टाइम कम है, आप इतने स्ट्रेच्ड हो कि आप ये चीज़ बैलेंस नहीं कर पाते हो. एंड जेलसी और पोजेसिवनेस क्या होता है, देखिए रिलेशनशिप को समझना ये वक्त ही बताता है आपको. कैसे आप बोलेंगे जी अभी क्यों नहीं समझ सकते, बाद में समझ के, बाद में कैसे समझते हैं हम? जब हम लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, विच इज फ्रेंडशिप, getting to know people, girls and boys, you get a better understanding of interplay in the relationships. And that understanding वो वक्त के साथ आएगा. कोई किताब नहीं आ सकती है, वो कोई किताब, कोई भी ज्ञान कहीं पे नहीं मिलता. So the best thing is to first understand. Possessiveness, youngsters मान के चलते हैं ये तो प्यार है, जुनून है है ना, वो तेरे नाम वाला जुनून. That's not love. So people don't, because of the age, they're not exposed to it. They're not exposed to. So, and also we are looking at, lot of times I have noticed that young girls tend to feel कि मुझे करना नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं, it just seemed कि उसका love definition, love language ये है kissing and making out, and I didn't want to do it. I felt bad. I felt dirty about it. सो वो एक तरीके का कोहेजन होता है जिसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट, वो जो लड़की जिसको अपने असाइनमेंट कंप्लीट करना है या मैथ का होमवर्क रह गया है, वो उसकी एनर्जी वहाँ, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त ज़रूरत नहीं है, विच इज़ वॉट कॉजेज अ लॉट ऑफ इशूज़. पेरेंट्स आर ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट ओनली. इसका स्कूल बंद करवा दो, इसकी वो फ्रेंड अच्छी नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी मूवीज़ देखते हैं लोग, तुम्हारा फ़ोन छीन लेंगे हम. They go into this passive aggressive mode, which is helplessness on part of the parents. Right. So and also the child is not able to put energies in co-curricular activities, self development things. तो सारा दिमाग तो आधे घर के कलेश में और आधे पार्टनर के कलेश में लगा हुआ है, एनर्जी जाए कहाँ, सारी वहीं जा रही है. Absolutely right. और क्योंकि कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती रिलेशनशिप्स को लेके, और वो समझने भी नहीं चाहिए, वो आप उस स्टेज पे ही नहीं हो. क्यों आपने एक्स्ट्रा होमवर्क, भाई आप पीएचडी की पढ़ाई लेके बैठ गए हो आप 5वीं जमात में, तो पीएचडी किताबें देखिए मोटी सारी, ना कुछ नहीं समझ में आएगा वो. सो वेट फॉर द राइट टाइम इज व्हाट आई बिलीव, एंड आई बिलीव दैट द राइट टाइम इज व्हेन यू आर अ कंप्लीट पर्सन, एंड कंप्लीट पर्सन विच इज यू आर प्रोफेशनली साउंड. आप एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हो कि आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट हो गया है, मेरी पहली इंटर्नशिप लग गई है और मुझे जो भी 50-60 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, शुरुआत गुड गोइंग, यू आर ऑन सॉलिड. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर यू वांट टू गो इन फॉर डेटिंग, यू वांट टू गो इन फॉर स्पीड डेटिंग, you want to go in for arranged marriage, or you want to do dating and then go in for arranged, वो फिर sky is the limit. उसमें आपको फुर्सत भी होती है और आप अपना पूरा एनर्जी लगाते हो कि आप एग्जैक्टली रिलेशनशिप से चाह क्या रहे हो. बहुत रिलेशनशिप्स नेहा होते हैं, वो डेटिंग से शुरू करते हैं, लेकिन एक पार्टनर नॉन कमिटेंट है, कमिटमेंट फोबिया है, उसको करना ही नहीं है, वो लगी हुई है या लगा हुआ है कि अरे नहीं कम ऑन. So you don't know what you're actually going in. And many a times, youngsters don't take help in the initial stages. Right. वो हाथ पैर मारते हैं बस. जहाँ confusion है, go in for therapy. Find out some professional, neutral person. Never take advice from friends. Never take advice from home people. They'll be biased. और वो और आपको अपने spin में डाल देंगे, क्योंकि उनके भी अपना baggage होता है, उनका भी. So best thing is don't wait for a complexity to happen. Just go in for therapy. That's important. इससे मैंने ये समझा कि dating कोई भी चीज़ बुरी नहीं है. It should happen on the right time. Correct. और उसके बाद हम जो अपनी पूरी लाइफ में, जो टीनेज में, पूरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में जो इसको एज अ शेम समझते हैं कि आई डोंट हैव अ पार्टनर, सो वी शुड स्टार्ट ओनिंग इट, और इसको थोड़ा प्राउडली कहें कि आई एम फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स, ऑन माई करियर राइट नाउ, विच इज़ माई प्रायोरिटी राइट नाउ. तो वो समझ के फिर लाइफ को जिए, ना कि आई फील फोमो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है. तो इसको शेम ना समझे, इसको ओन करें कि आपकी चॉइस है टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ.
और Absolutely. सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस वो सही समय पर हो रही हूँ. एंड एज यू मैंशन ब्यूटीफुली कि हमें मेच्योरिटी के साथ रिश्ते समझ आते हैं. नाउ व्हेन आई एम मैरिड टू, तो मैं समझ पा रही हूँ कि जो चीज़ें मैं अभी बहुत ईजिली जिससे बाहर निकल जाती हूँ, जैसे किसी ने अगर कुछ कहा तो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन पुट माई सेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ये अंडरस्टैंडिंग मुझ में नहीं थी 3-4 साल पहले भी. ये इवेंचुअली आपको आती है लोगों से मिलके, अपने काम के लिए जब आप लोगों से मिलते हो, फ्रेंड्स से बात करके. तो इसको मतलब आप सही समय पर हो भी, जहाँ पर हो, यू आर नॉट अहेड ऑफ टाइम, ना पीछे हो, जहाँ हो बस टेक इट ईजी. राइट. और इससे मुझे एक और चीज़ पूछनी है. जैसे हमने पेरेंट्स की बात करी, तो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हम एक बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं विच वी आर अनअवेयर ऑफ कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है. और बचपन में हमारे जो भी हमारा रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स से होता है, बीइंग अ गर्ल जो मेरा अपने फादर से है, जो मेरा वो ट्यूनिंग है, क्या वो इम्पैक्ट करता है आगे जाके टू माई चॉइस द पार्टनर आई विल चूज, या मेरा जो अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप है. तो जो भी मेरे चाइल्डहुड के इश्यूज हैं, क्या वो मेरे रिलेशनशिप में जाके ट्रिगर्स बनते हैं, क्या वो इम्पैक्ट करते हैं? आई नो, बहुत इसको ना माइक्रोस्कोप के नीचे देख के बहुत ज़्यादा उसको ना माइक्रो रीडिंग की हुई है. चाइल्डहुड में पेरेंटिंग स्टाइल हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप. एंड देयर इज, अकॉर्डिंग टू मी नेहा, पेरेंटिंग स्टाइल इज पेरेंटिंग स्टाइल. और जो हम कहते हैं आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, जहाँ पे बच्चा खुद के इमोशंस को खुद समझे और खुद करे, विच बेसिकली सिंपल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. जिस परिवार में इंडिपेंडेंस इनकलकेट होता है जल्दी टाइम में, अर्ली इन लाइफ, बच्चों का यूनिफॉर्म, कपड़े, होमवर्क, एल्मनैक, कुछ भी, यूर ऑन योर ओन, यू कैन डू इट. इफ यू आर स्टक समवेयर, आई एम देयर टू हेल्प यू. होता क्या है, सारा हम करेंगे, हम है ना. पहले तुम्हें क्या पता है, अभी तुम्हें क्या पता है, मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है. लॉट ऑफ पेरेंट्स डू दैट. हाँ. सो व्हाट डज इट क्रिएट, टेल मी. इट क्रिएट्स अ कोडिपेंडेंसी, एंड ऑल्सो लाइक यू सेड, द इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रब्स ऑन टू द चाइल्ड. उसके फिर बायसेस बन जाते हैं. हम कहते हैं हमको वो इम्पैक्ट करता है. सिंपल चीज क्या है, आई विल टेल यू. सिंपल एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. कपल्स में झगड़े होते हैं, पेरेंट्स में होते हैं. झगड़ना बुरी बात नहीं है. बच्चों के सामने झगड़ना बुरा क्यों है? क्योंकि बच्चों की अपनी इमोशंस मेस्ड अप हो जाती हैं उसकी वजह से. राइट. मेस्ड अप हो जाती हैं. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द चाइल्ड शुड नॉट बी पुट पार्टी टू योर डोमेस्टिक इश्यूज. आप बाहर जाके झगड़ लो. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट योर प्रॉब्लम is not to be put onto the child. In the same way, even the positive part of it, which means that बच्चे को अपनी emotions खुद, emotional हम कहते हैं फ्लोरा फौना बोलते हैं उसको, हमारा जो पूरा लैंडस्केप है emotions का, वो हमको खुद हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए. That is what good parenting is all about. So the more independent you are earlier in life, for example, you want to finish, you are, let's say, poor in a subject. So again, the same thing, the same issue comes. The parent is over involved or could be abusive, could be also abusive. दोनों तरीके से बच्चे का एक तरीके का shame factor आ जाता है उसके दिमाग में. Whereas the proper thing is, what is the proper thing? The parent says, okay, you got very good marks in these, I'm happy. थोड़ा सा math में थोड़ा गड़बड़ है, you'll figure it out. You want help, you want some tuition. और अकॉर्डिंग टू मी, आप अगर आपका 10 चैप्टर्स हैं तो कॉमन सेंस कहता है कि 55% सब सिलेबस कर लो, बाकी छोड़ दो, पासिंग मार्क्स ले आओ. कौन पेरेंट बोलता है? कोई नहीं बोलता है. सो द चाइल्ड, नाउ यू फॉलो पेरेंटिंग में इमोशनल जो बच्चे का खुद का डेवलपमेंट है, उसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहेगा कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ. Self-dependence, then there will not be stuff like daddy issues and the Oedipal complex or the other things. पर जो बच्चे अब जिनका हो चुका है, damage has been done now, और उनको नहीं समझ आता, क्योंकि जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मेरा ब्रेकअप भी हुआ है, अब मुझसे अपने इमोशंस मैनेज नहीं हो रहे, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया नहीं है कि आपके इमोशंस आपकी जिम्मेदारी है. आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है और उसे प्रोसेस होने का टाइम देना है, उसे सप्रेस नहीं करना है.
तो हमें क्योंकि बचपन से चीज़ें सिखाई गई, अरे नहीं रोना नहीं है. और ऑन द अदर हैंड व्हेन आई मेडिटेट या व्हेन आई एम जर्नलिंग अबाउट माई थॉट्स, समटाइम इट्स सो ओवरवेलमिंग एंड आई एंड अप शेडिंग फ्यू टीयर्स कि इतने वो अनप्रोसेस्ड चीज़ें जब अंदर होती हैं और जब वो मेरे पेपर पे उतरती हैं या मैं मेडिटेट कर रही हूँ, सो आई शेड फ्यू टीयर्स एंड आई फील इट्स ओके. या मुझे कुछ बुरा लगा तो मैं थोड़ा पोलाइटली किसी को बता देती हूँ कि हाँ ये बुरा लगा, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे तो सही रहेगा. तो आई स्पीक अप फॉर माई सेल्फ. और ये चीज़ें मैंने इवेंचुअली सीखी हैं कि ऐसा करना होता है. पर जिनको नहीं समझ आया कि ब्रेकअप हो गया, अब अपने इमोशंस नहीं प्रोसेस हो रहे हैं, तो जिन्होंने बचपन से नहीं सीखा है कि अपने इमोशंस अपनी जिम्मेदारी है और उन्हें प्रोसेस करना है, तो वो उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहता है. तो अब वो क्या करें उसके लिए, मतलब हाउ टू स्टार्ट विद इट. इमोशंस, हम लोग दो चीज़ें होती हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में, इमोशंस होता है और लॉजिक होता है. हम में दोनों की क्षमता है. ओवर टाइम एक प्रोडोमिनेंट हो जाता है क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, और एक पर्सनालिटी प्रीडिस्पोजिशन भी होता है. दोनों फैक्टर्स हैं, बट जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा होंगे. वेरी सिंपल. सो ये जो पर्सन इमोशनल एंटेंगलमेंट में है, थोड़ा सा हम उसको कहते हैं पार्क इट ऑन द साइड पे रख लो कुछ टाइम के लिए, और इमोशंस को लॉजिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ ब्राइट पर्सन, इंटेलिजेंट नहीं हूं मैं. Emotional state है, because you are making an emotional statement. It is this. Then how do you replace that with logic? Ask yourself why. When you ask yourself, so why? Because I'm not good in some subject. Why are you not in good that? So जितना आप चीज को logically समझोगे, उतना ही emotional जो वो बना हुआ है ना, गुत्थी बनी हुई है, वो सुलझनी शुरू हो जाती है. So problem solving is, like I said, one of the ways to go about to reduce that emotional thinking, making it logical. The second part is sometimes emotions is like ये जो आपने यहाँ कमरे में देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइट्स हैं इसके स्पेक्स ऑफ डस्ट है, देखा है आपको? डस्ट है नहीं कमरे में, लेकिन आप अगर किसी स्ट्रीम ऑफ लाइट पे देखें, स्ट्रीम ऑफ लाइट पे तो दिखते हैं बहुत ज्यादा. तो स्पेक ऑफ डस्ट इज हाउ इमोशंस आर, हाउ थॉट्स आर. इमोशंस आर मेनली, दे आर ऑलवेज देयर. व्हाट डू वी लुक एट दोस स्पेक ऑफ डस्ट? वी डोंट. वी गेट अबाउट विद आवर बिजनेस. हम कहते हैं ना, गेट ऑन विद योर लाइफ. गेट ऑन विद योर लाइफ में अपनी जिंदगी में लॉजिकल गोल्स रखो, रियलिस्टिक लॉजिकल गोल्स विच यू वांट टू डू. इट टेक्स अ व्हाइल समटाइम्स. इन शॉर्ट, इमोशंस को साइड पे रख के कि ये बाद में देख लेंगे इसको, जरा वेट, जस्ट वेट, लेट मी फोकस ऑन टास्क सेंट्रिक, गोल सेंट्रिक, एंड दैट इज हाउ वी लैंड अप बीइंग लॉजिकल. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इस स्टेज में आके ना, वो जो इमोशनल था ना, वो बैगेज, वो अपने आप ही कहीं एग्जैक्टली मैंने मुझे ये टर्म्स नहीं पता थे, ये ट्रिक्स भी नहीं पता थी, पर कभी कभी आपका बहुत ज्यादा हो जाता है कि आई एम डन नाउ, कि मैं इतने इमोशनल डिसीजन, जैसे जब मेरे CA फाइनल के एग्जाम्स थे, मेरे बहुत अटेम्प्ट लग चुके थे, उसके बाद क्योंकि 1-2 बार फेलियर के बाद, 5-6 फेलियर के बाद ऑटोमेटिकली आपका इमोशनल वही होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता. 1 महीना भी ऐसा लगता है कि सिर्फ 1 महीना बचा है. तो मैं पेपर पेन लेके बैठी और मैंने कहा 1 महीना में 30 डेज है, इतने सारा टाइम, मुझे क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं हो पाएगी पढ़ाई. अगर मैं अभी भी आधा घंटा सिर्फ पढ़ाई करने बैठूं तो हो जाएगी. तो मैंने अननोइंगली ना सब कुछ पेपर पे उतार के खुद से लॉजिकल क्वेश्चंस करे. तो मेरे इमोशंस थोड़े सेटल डाउन होने लग गए और मेरा लॉजिकल दिमाग भी कहने लगा कि बात तो ठीक है, लॉजिकली तो इतना नहीं है. और इसमें जो एक और चीज़ आपने कही कि इसको रिलेशनशिप पे, जैसे मैंने पूछा था कैसे करें, अब किसी ने मुझसे कल क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अब वही टीनेज में आप डेटिंग कर रहे हो, अब कोई मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है. अब इमोशनल दिमाग क्या कहता है कि मिक्स सिग्नल्स दे रहा है तो जस्ट वेट, कभी तो मेरी तरफ आएगा ही हो. मैंने इसको कैसे लिया था कि इवेंचुअली समझी मैं भी, कोई मिक्स सिग्नल दे रहा है तो टेक इट एज अ नो एंड मूव ऑन विद योर लाइफ. कोई तुम्हें कंफ्यूज कर रखा है. Isn't it? What do you have to say about it? Perfectly correct. Mixed signals is इधर का उधर का, अरे दोनों ही कोई नलिफाई करो and forget about that, because that will always take up your headspace. It will take up so much of your time. आप उसी में ही उलझ, और फिर manipulations होती हैं उसमें. See, there's your mind manipulates you, the other person will manipulate your state of mind. So it is definitely not very it's not a good idea. Just move on. If somebody is in you, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग उसमें उलझे हुए हैं कि somebody is not completely in me, whereas at the same time talking to me at their convenience.
तो मुझे लगता है अब वो कन्वीनियंस में बात कर रहा है तो बहुत अच्छे से कर रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं इतने अच्छे से बात करी है तो थोड़ा थोड़ा एडिक्शन उसकी तरफ आ रहा है कि इतने अच्छे से बात हो रही है, बट एट द सेम टाइम वो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं और वो इफ समबडी इज नॉट कम्प्लीटली इनटू यू टेक इट एज अ नो एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। और इतना ज़्यादा उसको बैगेज जो हम उठाते हैं, मैंने एक चीज़ कही थी क्योंकि खुद हेल्दी रिलेशनशिप में आके ये चीज़ समझ आती है कि हेल्दी रिलेशनशिप में आप रोज रात को रो के सोने नहीं जाते हो, एब्सोल्युटली ड्रामे और कलेश नहीं होते हैं, नहीं होता। आप अपना काम भी कर पाते हो, सब चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। तो अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप के कुछ पॉइंटर्स देने हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, सो व्हाट विल यू से? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज विच आई स्पोक अ फ्यू मिनट्स बैक, पहले आप खुद में कंप्लीट हो जाओ। वो आपका सेंटर क्या है? आपका सेंटर दूसरे का प्रेजेंस आपके लाइफ में नहीं। It could be your own child, it could be your own lover, husband, whoever it is. That's another person. Another person cannot be your center. You yourself are the center. The first point is that. The second part is, as you've explained it so beautifully well, we need to be extremely clear that हम जब complete हैं, हमारे जैसा ही एक complete person हो, preferably मेरे जैसा हो, preferably. It has been found that opposites attract is a romantic concept. ना हम लोहा हैं जो नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट करते हैं, Right. We are human beings and it's a myth that opposites attract. मेरे जैसा अगर दो लोग जितने सिमिलर हो नेहा, उतनी ही रिलेशनशिप बेटर रहती है। एंड आई रिपीट, जिस किसी पर्सन को अपना लोनलीनेस, अबैंडन चाइल्डहुड, नेम इट, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें कवर अप करने के लिए रिलेशनशिप चाहिए, तो मत जाओ उसमें, क्योंकि वो आपका सेंटर नहीं है। आपको अपने अंदर ही वो सब कुछ मिलेगा इन टाइम। इफ इट्स अ सब्सटेंस अब्यूज, इफ इट इज इवन टुडे, आप तो देख रहे होंगे कितनी सारी वो वीडियोस आ रही हैं उसमें, कुंभ मेला का, आई वोंट मेंशन सम IIT पर्सन, राइट? सो उसमें आप अगर अपनी डिफिशिएंसीज को एक वजह बना के अपनी लाइफ आगे चलाओगे, तो आप कहीं भी खुश नहीं रहोगे। और खुशी, लाइक वी ऑल नो, कम्स फ्रॉम विद इन। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, इट एड्स अप, ऑफ कोर्स इट एड्स अप। मतलब मज़ा आता है कि भाई मूवी देखने जाना है, बहुत मस्ती। आई लव वॉचिंग मूवीज, आई एम गिविंग हाइपोथेटिकल दैट आई लव वॉचिंग मूवीज। मज़ा आ जाए, कोई मेरे जैसा है, मेरे टाइप की मूवी पसंद करे, ग्रेट टू हैव अ पार्टनरशिप। बट सपोज पार्टनरशिप नहीं है, डू यू नो हाउ टू लिव अ लाइफ वेयर यू एंजॉय द मूवी ऑल बाय योरसेल्फ? वो जो पार्ट है सेकंड वाला, सेकंड बेस्ट है, आई एग्री। कोई मुझसे पूछता है सोलो लाइफ और पार्टनरशिप, डेफिनेटली पार्टनरशिप। ओ माय गॉड, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें वो एक ह्यूमन टच, एक बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बॉन्डिंग, very important, very very important. But like I said, the important part is second best की भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर सेकंड बेस्ट की प्रैक्टिस नहीं है, तो हम एक रिलेशनशिप से दूसरे, इसमें ये कमी थी, इसमें वो खराब है, पता नहीं मेरा वाला आइडियल कहाँ है, मेरा सोलमेट मिल गया, वो था डेविल। तो उसका कोई अंत नहीं है। बहुत सही चीज कही ये वाली आपने। और पैराडॉक्स मैंने जो समझा वो ये था कि जब मैंने समझा कि मैं अकेली भी खुश रह सकती हूँ, क्योंकि आफ्टर रिलेशनशिप कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं और आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हो, काम नहीं हो रहा है, एंड देन एट सम पॉइंट यू डिसाइड कि ये कुछ भी नहीं हुआ तो मैं अकेली भी रह लूँगी। एंड द पैराडॉक्स वॉज, जब मैंने ये चीज़ कंप्लीटली एक्सेप्ट करी, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, जब मैंने एक्सेप्ट करी पूरी, then the right person just appeared out of nowhere. Yes. And things went so smooth. Yes. तो ये पैराडॉक्स है, जो अकेला रह सकता है बहुत अच्छा, उसी को अच्छी पार्टनरशिप मिलती है 100%। और जो नहीं रह पा रहा है उसको शायद लोग ऐसे ही मिलेंगे जो उसके इसी इमोशन को और इंटेंसिफाई करते जाएंगे, बिल्कुल और ज्यादा बहुत अच्छी, कितनी अच्छी बात बोली। एंड आई थिंक आपके, बिकॉज यू आर कन्वेइंग इट, I think this itself goes to show that it is possible and it is the correct way of going about. एक point मेरे दिमाग में आ रहा था नेहा, and I'm sure there must be something else on your mind, but while we were talking, आप एक बात बोल रहे थे ना कि एक तरीके का भाई मेरा कोई पार्टनर नहीं है, और जो एक यंगस्टर को फील होता है। मैं तो ये सोच रही थी उस वक्त, बोलूँ मैं नेहा को कि नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट बोलना चाहिए बल्कि, that I am the trend setter. Right. I am the trend setter.
that I have better things to do right now. मैंने अपना कैलीग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, जापानीज सीख रही हूँ, और मैंने कम्युनिटी में अबैंडन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, और मैं एकेडमिकली बहुत बढ़िया, और मेरा इंटर्नशिप और मेरी अच्छी जॉब लग रही है. ये वाला प्रोफाइल कोई भी सुन लेगा ना, वही जो पार्टनर वाले लोग हैं, they will actually envy you, that particular person. So important part is, Neha, is tell the audience, be the trendsetter to say, wait for the right time for dating and finding a match for yourself. वाह, ये बहुत अच्छा था. मतलब एक 2 शब्दों में कितना अच्छा सा ये सही हुआ कि यू कैन बी द नेक्स्ट ट्रेंड सेटर. की हाँ, और ये ऐसा नहीं कि मन में तो अंदर आके रूम में लग रहा है कि कोई मिल जाता, बाहर तो मैंने बोल दिया, हवा बना दी अपनी कि मैं ये कर रही हूँ, और अंदर आके फिर ऐसा लग रहा है. ओन इट ना. इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग से आता है. हम मैंने भी लास्ट अपनी एक वीडियो में एक बात बोली थी कि जब मैं वो ब्रेकअप वाले दौर से गुजर रही थी, तो मैंने उस समय पे बॉलीवुड सॉन्ग सुनने बंद कर दिए थे. मैं नहीं सुनती थी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, या मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं देखती थी, क्योंकि जितना बाहर से देखते हो और दूसरों को देखते हो, आपको और ज़्यादा फोमो होता है. इंस्टेड आई डिसाइडेड, मैं एक पेपर रखा था, आई स्टिल माइट बी हैविंग दैट पेपर. मैंने उस पेपर में लिखा था कि अब से आई वोंट गिव अ डैम एंड माई अटेंशन टू एनी डेटिंग. अब से एटलीस्ट 6 months तक आई विल बी जस्ट फोकस्ड ऑन माई वर्क, और मेरी कम्युनिटी है, मैं उसे सर्व करूंगी. और ये चीज़ जैसे आपने कही, मुझे पता भी नहीं थी, वो जस्ट ऑटोमेटिकली आई फेल्ट लाइक डूइंग इट. और मैं म्यूजिक इज गुड ऑफ कोर्स, बट जो आप रोमांटिसाइज कर देते हो लव में सफरिंग को, ये सब जब सुनते हो तो यू जस्ट नॉर्मलाइज इट सो मच. तो मैं उस समय पे ऐसे हनुमान चालीसा सुनती थी, शिव तांडव, दुर्गा चालीसा, मेरे को इतना एम्पावर्ड फील होता था. और फिर वो एनर्जी, जो नई एनर्जी आप में आई, उसे मैं चैनलाइज करती थी काम में, और बहुत अच्छा चलता था. बिल्कुल. और मैंने जब बाद में बात कही सबको, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत, हर कोई ऐसा नहीं होता, हर कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं चलता है, आप कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए. जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनल होकर देख चुका हो कि किसने कुछ हेल्प नहीं करी है, उसको फिर लॉजिक्स की तरफ आना पड़ता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. और Absolutely. ये जो हम ना, वो एक मैंने पढ़ा था, कुछ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं, जैसे किसी के बचपन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स. ये क्या होते हैं, इसे कैसे समझें हम, क्योंकि फिर वो हमारे रिलेशनशिप में दिखते हैं. तो ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, कहाँ से आ रहा है, क्या करें अब इसके लिए? सब लोग ऑनलाइन साइकोमेट्रिक्स कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, अटैचमेंट स्टाइल, पर्सनालिटी, उसका एक्चुअली टेस्ट है. हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, उसका मैंने भी देखा आते टाइम. Absolutely, that's why I'm saying every single place has a psychometric, it has a test. Go and figure out. नेहा, मैं एक सिंपल सी एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलूंगी. मैं इन चीज़ों में यंगस्टर्स ना पढ़ें तो बहुत अच्छा है. ये ना गार्बल्ड इंफॉर्मेशन है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना. अटैचमेंट, अवॉइडेंट, कोडिपेंडेंट, फिर आगे simple thing is simple. Try and not get on the internet for psychometrics and self-assessment. Please don't do that. I would request the audience to not do that. It's a dark tunnel. Information आ जाएगी आपको, लेकिन फिर भी अंधेरे में रहोगे आप, उजाला नहीं दिखेगा. उजाले का तरीका क्या है? That you need to find out what are you seeking. If you are seeking, let's say आपका relationship में कुछ issue है, and we talked about the same thing, that relationship, go in for therapy. That's one. So find out ways to do that. But the like I said, word of caution, Neha, is कि इन चीज़ों का long term, वो एक कुछ कहीं पे एक phase दिखेगा आपको. It has no bearing. It has no bearing to your sustained relationship, because relationship is a dynamic thing between two people. उसको ना काफ़ी नहीं है समझना. A lot of times, like I'll give an example. A girl who's जिसका मतलब relationship उसके father के साथ अच्छा नहीं है, तो वो she found कि she got married to somebody much elder to her. And then आगे, so then what happened? So then what happened was the relationship good? Relationship was very good. तो was very good, तो फिर गलत क्या है इसमें?
इसमें नेगेटिव क्या था? वही नेट पे पढ़ा था कि कुछ होता है, देयर सम डैडी इश्यूज एंड सम थिंग्स. नॉट रियली. यू नो, थिंग्स आर लाइक आई सेड, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. बहुत सारी कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर हम ना अपने आप को उसमें खो जाते हैं उन चीजों में, विच इज रियली नॉट रिक्वायर्ड. पर अगर कोई ऐसा है जो थेरेपी इतना नॉर्मलाइज नहीं है, स्टिल इट्स नॉट टू मच एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो जो अभी इसको नहीं समझ पा रहा है और वो अपने पार्ट पे थोड़ा बहुत कुछ करके, मे बी शायद उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट को जाके बोलेगा वो बच्चा कि मुझे थेरेपी लेनी है, तो पहले तो आधे लोग उसे समझेंगे कि पागल हो क्या, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, या इज देयर समथिंग रॉन्ग इन योर हेड. तो बहुत जगह ऐसा होता है, मैंने बच्चों से सुना है कि वो जाकर पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते हैं, एंड नाउ दे आर स्टक इन सम सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में, या परेशान है. उस समय पे वो सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्ट पर कुछ चीज़ क्या कर सकता हूँ या क्या रिजॉल्व कर सकता हूँ. तो वो क्या करे? अब वो इंटरनेट पे भी नहीं पढ़े, क्योंकि इंटरनेट पे हाफ नॉलेज तो होती है, ये तो आई एग्री. जितना मैं मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ती हूँ इंटरनेट पे, मुझे लगता है कि हर कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है. जितना मैं नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ती हूँ इंटरनेट पे, मुझे लगता है कि मैं खुद भी तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, कहीं ये भी तो नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े फीचर्स आपको सब में मिलेंगे, वो तो पूरा पैकेज है एक अलग. तो अगर वहां से भी हाफ नॉलेज नहीं ले, थेरेपी पे एकदम उसके पास शायद रिसोर्सेज नहीं है इतने जाने के लिए, अब क्या करे? वो पर्सन इज लॉस्ट नाउ, तो उसको इंटरनेट दिखता है फिर जाने के लिए. हाँ, who is lost? See, that is what I'm saying. People, before getting into any committed relationships, they are relationship shopping. और उनको ना इससे बेटर मिल जाएगा, ये कहीं, अच्छा इसमें ये गलती है, अच्छा एंजाइटी अवॉइडेंट वाला है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा नेक्स्ट वाले में देखते हैं. They are just window shopping just like that for no reason. Now comes the basic of today's podcast that you and I are talking. is कि आप पहले अपने आप में complete individual तो हो पहले. रिलेशनशिप उसके बाद आता है. रिलेशनशिप बाद आने का मतलब क्या है? Yes, it can be कि आप तो complete हो. Now comes the second part. दूसरा इनकम्प्लीट है, आपको कब पता चला? आपने तो अंधे आंखें पट्टी बांध के आपने शादी कर ली, या जो भी कमिटेड हो गए आप. You need to first find out, like I said, be complete in yourself. Understand who you are, because that's complete in yourself. Find somebody. That is what I'm talking about. Dating. Okay, dating may not be. मैं तो इनफैक्ट अभी एक बात जरूरी चीज रह गई कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स, जो स्कूल हाई स्कूल के बाद वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट यूटिलाइज सोशलाइजिंग एज अ टूल. कुछ बच्चे कहते हैं अरे हम तो पढ़ते रह गए. क्यों भाई? किसने कहा था? दोपहर को आके क्या करते थे? शाम को क्लास खत्म होती थी 4 बजे, आके सो जाते थे. कुछ बच्चे कोई मतलब दे आर लर्निंग सम गिटार, समबडी इज डूइंग समथिंग स्पोर्ट. क्यों नहीं किया? कोई तुम लोगों ने सोसाइटी ज्वाइन की? हु टोल्ड यू नॉट टू डू इट? सो व्हाट हैपेंस इज कॉलेज इज अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम. सम पीपल से कि हमको पता नहीं था हमको क्या इंटरेस्ट है. डजंट मैटर. हाँ, ये बहुत आता है कि मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है. 4 जगह चले जाओ. ये सोसाइटी, बुक सोसाइटी हो गई, गार्डनिंग सोसाइटी हो गई, ड्रामा हो गया, ड्रामेटिक्स थिएटर हो गया. जाओ तो समझ आता है. जाओ. अच्छा, जाके जब आप सोशलाइज करते हो, दैट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग टू नो पीपल. Getting to know people and getting to say, this kind of a vibe is more like me. Socializing in your college years doesn't mean that you need to translate it into dating. Not necessarily. Exclusivity. Socially हमने अपने आप को announce कर दिया है, we are together. We are going around, we are together as a partner. ये सब की जरूरत नहीं है. आप socializing तक तो रहो. Where you hang out, where you do things together. दोनों इक्वल इंटरेस्टेड पार्टी हैं. देखिए, अगेन लव लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई. बॉयज बिकॉज ऑफ द जेंडर हैव दैट, दे आर डिफरेंट, दे एग्जिबिट थ्रू फिजिकलिटी, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग बिकॉज जस्ट द वे दे आर. गर्ल्स हैव अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस वाले. सो बी यू, more emotional or more communication. Girls like a good communication. It's as good as making out. They feel as rejuvenated. Right. Let the boys also know that कि अरे बिना मेहनत किए अगर आप एक good communication आप करते हो, तो that's as good as being intimate. What a good thing. So what I'm saying is, when you get to interact with girls and boys in your college institution, community, in your relatives, neighborhood, आप मिलो लोगों से, मिलो, interact करो, give and take. That itself makes you a enriched person to take
सेंसिबल डिसीजंस लेटर। फिर आपको ना, आप फिर इन चीज़ों में देखिए, चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बहुत सारी एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग इट ओनली जस्ट कंफ्यूजेस अस, एंड आई फील इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एक जो आपने एक सिनेरियो एक्सप्लेन करा कि आइडल स्टूडेंट, जब हमने डेटिंग की बात करी तो आपने कहा एक सर्टेन टाइम है आपका पढ़ाई पे फोकस करने का और एक्स्ट्रा करिकुलर वो करो। सो आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, और अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी मेरे पास था वो। राइट। आपने स्टार्टिंग में एक आइडल स्टूडेंट का एक सिनेरियो एक्सप्लेन करा कि वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, एक्स्ट्रा करिकुलर पे करे। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कल भी आया हुआ था क्वेश्चन कि नाउ द गर्ल इज 27-28 समथिंग, अच्छी स्टूडेंट रही, पढ़ाई करी, फिर उसके बाद पहले पूरा स्कूल खत्म करा, फिर सीए में आ गई। फिर सीए में बहुत ज़्यादा पढ़ाई चाहिए होती है और वहाँ पर हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमारा कोई कॉलेज भी नहीं है, खुद पढ़ रहे हैं, क्लासेस चले गए थोड़ा, या सब अब तो सब ऑनलाइन है। तो वो बहुत एक सोशली डिस्टेंट हो गया वो इंसान, वो लड़की सबसे। अब चलो सीए बन गई क्योंकि अच्छे से पढ़ाई करी, वो सब भी हो गया। अब नाउ इट्स हर एज टू गेट मैरिड, शी इज 28-27 समथिंग। अब उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट टू लुक इन अ गाय व्हेन आई हैव टू सी लुक फॉर द मैरिज। अब वो मुझसे पूछते हैं क्या देखूं। मुझे इन द फर्स्ट प्लेस पहले लगता है कि ये तो अपना आपको खुद डिसाइड करना था कि मुझे क्या देखना है, कि और ये इसलिए नहीं पता क्योंकि लोग अभी खुद को नहीं जानते हैं। हाँ, खुद को नहीं जानते तो ये नहीं बता पा रहे कि सामने वाले में क्या देखना है। पर फिर भी कुछ अगर जनरल आप एक तरीका बता पाओ सोचने का, क्योंकि उनके कभी बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे लेट्स से किसी के, तो वो नहीं जान पाए कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे जानते हैं, पेरेंट्स से नहीं पता चल पाया और पढ़ाई वढ़ाई में भी रहे पूरा। अब क्या करे, वो बंदा 27-28 साल का हो गया, वो सोशली ऑकवर्ड ही रहता है। अब वो अब उससे किसी से बात ही नहीं हो पाती है और वो सामने वाले मतलब इंसानों को जज भी नहीं कर पाते हैं कि इज इट राइट वन फॉर मी और नॉट। तो कुछ जनरल आपके पास पॉइंट्स हैं कि कोई क्या देखे किसी में? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा है ये आपने जो पूछा है अभी नेहा। देखिए 28-29 बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये उन यंगस्टर्स के लिए है जो लगते हैं कि हम ही वियर्डोज हैं। आई एम अ वर्जिन, बॉय और गर्ल, एंड हमारा तो अब खत्म, लाइफ इज ओवर, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वी आर टोटली यूजलेस पीपल। पहली बात तो इट इज अ मिसनोमर। More than 30 to 35% of youngsters are in that category. You are not the only one. पहला पॉइंट तो ये है, not the only one. So it's a misnomer. हमको लगता है ना कि हम ही हैं वो एक, क्योंकि किसी और से तो बात नहीं अकेले करके यही लगता है। राइट। और आप ऐसी बात किसी से कर भी नहीं सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइवेट मैटर, प्राइवेट कंसर्न। राइट। तो आप उस हिचकिचाहट में कोई बात भी नहीं करते हो। पहली बात तो ये एक शॉकिंग बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो। There are many people, especially smaller cities. हम लोग की 70% तो is agriculture. Cosmopolitan is about 5%, 10%. So majority of youngsters, that's why I gave it a very humble 35%. Simple सी चीज़ ये है, बहुत simple है। देखिए dating is like I said courtship. ज़रूरी नहीं है कि आप relationships, आप मैरिज की जो बात करते हैं वो कान ऐसे ही पकड़ें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम, एनर्जी नहीं है एंड इंक्लिनेशन भी नहीं है, सम पीपल आर नॉट इंक्लाइंड एंड दे स्टिल वंडर व्हाट टू डू। बेस्ट इज टिपिकल गुड ओल्ड अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन। अरेंज मैरिज में क्या होता है, आइडियल इज वर्ड ऑफ माउथ which is आपके relatives में जानकारी में। Second best is you can do combination of both. वो भी रखो, word of mouth भी रखो, अपना प्रोफाइल बना के रखो। अब प्रोफाइल बनाने में 4 या 5 चीज़ें होती हैं जो हमारे प्री मैरिटल काउंसलिंग में, वर्कशॉप्स में हम लोग करते हैं। I'll quickly go over them. And the some important factors to ensure that you have a good compatible partner is, like I said, there's a word I used in the beginning, similar. So similar educational qualification, similar family background, सिमिलर फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब है बिजनेस, सिंगल, न्यूक्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पता चलता है। ठीक है, सिमिलर फैमिली स्ट्रक्चर। देन वी आर लुकिंग एट सिमिलर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। देन वी आर लुकिंग एट सिमिलर वैल्यूज सिस्टम ऑफ लाइफ। वैल्यूज, किसी के लिए बंगले खड़े करने, उसका वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दूसरे पार्टनर के लिए कहते हैं नहीं, छोटा सा घर हो वो भी चलेगा। दोनों में डिफरेंसेस सिमिलर होने चाहिए। आपकी इस वैल्यूज में क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में,
what is important for you. That is very important. Like one partner can say कि भाई very independent life I have led, और हम लोग के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, फोन वोन हमारे पेरेंट्स नहीं करते, हम बड़ी इंडिपेंडेंट हैं. और वो दूसरा कहता है मैं तो फर्स्ट बॉर्न हूँ, मुझे तो जिम्मेदारी है, मुझे तो अपनी बहन की शादी करनी है, और मैं तो मम्मी मेरी रह गई हैं, she will live with me, my father's no more. So similarity, चीज़ों को जितना, that is similar, so similar values हो गया. फिर हम कहते हैं similar aspiration of what you want your partner to do for your family and what you want to do for your family. दोनों में वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में आपका जो एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि आपके कोर फैमिली बन जाएगी आप दोनों की, जो एक्सटेंडेड फैमिली इज योर ओन पेरेंट्स एंड ब्रदर सिस्टर्स. आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति क्या है, और आप अपने पार्टनर से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो कितनी जिम्मेदारी निभाए. और मैं तो एक और लेवल तक आगे जाऊंगी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वेरी क्लियर ऑफ स्टफ दैट यू हैव मेड. आपकी जो सैलरी है, जो आपके एसेट्स हैं और जो आपके फैमिली के एसेट्स हैं, विच most probably will come to you in terms of division. Financial transparency is a very big factor, and the most important one is कि दोनों partners को अपने total up to date medical file share करनी चाहिए. up to date कि मेरे डेंटल में कितने इश्यूज हैं, मेरी आई साइट कैसी है, और थैलेसीमिया, HIV related issues, any other thing related, updated medical किसी से file. मांगो वो ऑफेंड हो जाएंगे. ये तो तभी तो मैं बोल रही हूँ, यही तो प्रॉब्लम आती है. देखिए, जो चीज हमने नहीं की, हम क्यों नहीं करते? अंडर द कार्पेट, बाद में देख लेंगे, बाद में देख ही लेते हैं फिर आपस में ये लोग. Primary male infertility, female infertility. Do you know how much of heartburn couples go through because of these 4, 5, 6 factors? Right. मैंने तो ये नहीं किया, तुम्हारे मम्मी ये है, तुम्हारा ये है, तुमने तो बताया नहीं मुझे, मैंने सोचा वो घर तुम्हारा है, but it's not my, ऐसा किराए पे तुमने बताया नहीं. So all these 7 features actually ensure, I know it's some part of it can be very blunt. It is better to have that knowledge than to not inform your partner, and then later on it creates problems. Wow, how beautifully you mentioned and covered all the aspects. क्योंकि अब मैं better relate कर पा रही हूँ ना. When you are married, so you know हाँ ये ऐसा है, तो सब करना था, तो सब किया, मतलब unknowingly मैंने तो किया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमने बात करी ना, ये आपकी लाइफ में बहुत स्मूथ हो जाती हैं when you are self aware. Yes. And you have accepted yourself. Yeah. तो मैं एक चीज़ हमेशा अपनी ऑडियंस को कहती हूँ कि जब कोई रिलेशनशिप की बात करो, मैं कहती हूँ खुद पर काम करो पहले, फिर आगे देखना. तो वो करोगे तो सबको लगता है खुद पे काम किया, एंड यू हैव ब्यूटीफुली मेंशन्ड इट कि अपने फिजिकल पे, अपने मेंटल पे और अपने इमोशनल पे, वो सारी चीज़ों पे काम करेंगे पहले. उस पे वो प्रायोरिटी है, पहले उस पे काम करेंगे, देन रिलेशनशिप एंड डेटिंग, देन इट कम्स. इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड, या आपने इट्स बीन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस आपका है इसमें, तो अगर आपको अपने जो भी कोई क्लाइंट्स के कोई केस सिनेरियोज आपने देखे हों, कुछ आपने कॉमन चीज़ें देखी हों जो बहुत ट्रबलिंग होती हैं किसी के लिए, और कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं, इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू मेंशन, प्लीज डू दैट. आई बिलीव कि रिलेशनशिप टेक्स अप अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ. हमारी लाइफ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, दूसरा होता है पर्सनल लाइफ, मेन कंपोनेंट्स. तो ये जो 50% वाला जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कंसिडर करने वाली होती है कि आप पार्टनरशिप में पहले आप उतने ही सक्षम होने चाहिए. सो सेल्फ डिपेंडेंट, 2 सेल्फ डिपेंडेंट पीपल मेक इंटरडिपेंडेंट, whereas 2 incomplete people make codependent. And codependency is short term. Later on, एक को बाहर ज़्यादा महसूस होगा, दूसरे को नहीं होगा, दूसरे को लगेगा कि वो तो मेरे पे लीन करके चल रहा है. So 2 independent people is what should be done. And in my understanding, मेरा मतलब एडवाइस अगर आप लो तो बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि अपने स्टेजेस ऑफ लाइफ को बहुत सिंसियरली लो. आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, वो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए वो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा इन योर एंटायर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो मेक द बेस्ट ऑफ दैट बीइंग अ गुड स्टूडेंट, एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज when you are getting into grihasthi,
like I said, it's important to make willful, conscious choices of how you need to. Preferably by the age of 12. So get married early. I believe in getting married early, having children early, so that, and then resuming your career. So ये लेट होने से लेट ही हो जाता है सब कुछ, और वो Right. चीज़ें ना वो चीज़ हो जाती है. It is okay, but it can be that you can put your career in the back burner for 2-3 years in the initial stages. वो middle range पे आके जब middle level पे हम आते हैं ना, वहाँ पे फिर दिक्कत होती है. वहाँ जब बेबी प्लानिंग करते हैं तब जाके वो ladies have a lot of problems because Right. they are going to the next level of senior level पे जा रहे हैं. So get married early and have children early, and then so that is my other advice. तो अभी मेरी क्योंकि रिसेंटली शादी हुई है, तो मुझे काफ़ी लोगों भी पूछते हैं कि शादी करें नहीं करें, शादी करेंगे तो करियर इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा, मेरा करियर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा. एंड एज यू ब्यूटिफुली मेंशन्ड इट कि सब चीज़ें टाइम से कर लो. एंड वाई आई फेल्ट इट नाउ, क्योंकि ऐसा, और ये मिथ होता है कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा. ये सब अगर जो भी आपने पॉइंट्स पहले मेंशन करें, अगर कोई उससे पहले बात कर लेगा सारी, तो ये इशू आता नहीं है. Absolutely. और शादी के बाद करियर खत्म होता है, ये हम सबको ऐसा ही मिथ लगता है. पर इसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि यू मीट समबडी हु इज हेल्पिंग यू आउट एंड यू बोथ आर एक्सेलिंग इन योर करियर टुगेदर. जैसे मैंने जैसे मेंशन किया था कन्वर्सेशन में कि मैं क्रिएटिव हेड हूँ, और मुझे अब किसी से अगर किसी बिजनेस टर्म्स में बात करनी होती है तो माई हस्बैंड जॉइन्स मी इन द कन्वर्सेशन. हम टीम से मिलने आए तो वो आए थे साथ. तो अगर आप 2 लोग टाइम से चीज़ें करते हो, सारा कन्वर्सेशन पहले करके रखते हो, तो ये आप डेटिंग के जो अननेसेसरी क्लटर है उससे भी बचते हो, और आप मेच्योरली चीज़ें समझ पाते हो, हैंडल कर पाते हो. तो येस, आई अगेन से इट, एंड मैम ऑल्सो मेंशन्ड कि आप पहले खुद पर काम करें. कैसे करना है, पूरे हमने कन्वर्सेशन में यही बात करी. और जब आप खुद पे अच्छे से काम करेंगे तो आपके रिलेशनशिप, डेटिंग, सारी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग इन द सेशन. थैंक यू सो मच. Pleasure is mine. Lovely talking to you, Neha. थैंक यू सो मच. Good luck.